चलो, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गैलेक्सी टीचर्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम सभी टीचिंग से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज़ होती हैं उनकी तैयारी करते हैं। ये बात आप लोग बखूबी जान चुके हैं। और अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं अगस्त में होने वाले CTET या सीटेट के एग्ज़ाम की। ठीक है, हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। अभी CDP चल रहा है, संस्कृत चल रहा है और हिंदी चल रहा है। तो CDP के सेक्शन को हम लोगों ने 16 दिसंबर से करना चालू किया था, फिर पूरा 31 दिसंबर तक किया। अब 1 जनवरी का पेपर हो गया है, 2 जनवरी को कोई पेपर नहीं हुआ था, 3 जनवरी को पेपर जो हुआ था उसको हम लेकर के आए हैं आज की इस क्लास में। पार्ट 1 कहने का मतलब 30 प्रश्न CDP में पूछे जाते हैं, 15 प्रश्न जो हैं वो पार्ट 1 में हैं और जो 15 प्रश्न हैं वो पार्ट 2 में रखे गए हैं जो पेडागोजी से रिलेटेड हैं। ये जो 15 प्रश्न हैं ये डायरेक्ट हमारे चैप्टर्स से संबंधित हैं, जैसे विकास से, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से, जीन पियाजे से, लेव वाइगोत्स्की से, सोशलाइजेशन से। तो ऐसे जो हमारे चैप्टर्स हैं सिलेबस में उनसे संबंधित हैं ये 15 शुरू के प्रश्न। ठीक है, आइए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न और पढ़ते हैं क्या लिखा है। समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया, समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया फिर डैश है, मतलब जो बच्चे में विकास होता है आज के समय में इसके बारे में कौन सा कथन सही है। विकास का मतलब हम बदलाव कह सकते हैं, विकास का मतलब हम बालक में होने वाला परिवर्तन कह सकते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे के लिए एक समान है और सभी बच्चे एक निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। आपको मैं बता दूं कि विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती है, निरंतर पूरे जीवन जब तक हम जिंदा रहते हैं, जीवित रहते हैं, तब तक ये निरंतर चलती रहती है, किंतु ये असमान गति से चलती है, समान गति से नहीं चलती, कभी कम कभी ज़्यादा। और आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा वैयक्तिक भिन्नता। वैयक्तिक भिन्नता ये हमें समझाती है कि प्रत्येक बच्चे में जो विकास की गति है वो एक जैसी नहीं होती है और ज़रूरी नहीं है कि एक निश्चित आयु में सभी बच्चे परिपक्वता प्राप्त कर लें, उनका विकास हो ही जाए, है ना। कुछ बच्चों का सामाजिक विकास नहीं होता है, कुछ बच्चों का संवेगात्मक विकास नहीं होता है ना, उम्र चाहे जितनी भी हो। तो इसलिए इस ऑप्शन को हम कट करते हैं। फिर क्या है बी ऑप्शन, विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया बहुआयामी है। बहुआयामी मतलब शारीरिक भी है, मानसिक भी है, सामाजिक भी है, संवेगात्मक भी है और नैतिक भी है, भाषाई भी है, क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। सबका वातावरण अलग होता है, कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है, कोई अच्छे घरों में होता है, कोई झोपड़ी में पलता है, कहीं का वातावरण अच्छा होता है, कहीं का वंश अच्छा होता है। तो विभिन्न संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। विकास की जो प्रक्रिया है वो बहुआयामी है, इसलिए हम इस पे टिक लगाते हैं। ठीक है, एकदम करेक्ट ऑप्शन है। फिर भी आगे पढ़ते हैं। विकास की प्रक्रिया का पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, ऐसा नहीं है। बालों का रंग, आँखों का रंग या बच्चे की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको देख करके भविष्यवाणी भी बच्चे के लिए की जाती है। ठीक है, यद्यपि विकास सभी के लिए दिशात्मक होता है। हाँ, दिशात्मक है, 2 दिशाएं निर्धारित हैं, केंद्र से दूर की ओर और एक होता है सिर से पैर की ओर, है ना। तो वो अलग प्रश्न है, लेकिन ऊपर वाला जो सेंटेंस है वो गलत है। फिर क्या है, सिर्फ माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक गुणों द्वारा ही निर्धारित होता है, ऐसा नहीं है। वंश के द्वारा भी निर्धारित होता है, वंश के द्वारा भी इसका निर्धारण होता है। ठीक, तो क्या कहा, वंश के द्वारा भी इनका निर्धारण होता है। केवल मतलब वंश से नहीं होता, वातावरण से भी होता है। बालक के विकास में वंश और वातावरण दोनों की देन होती है। ठीक है, दोनों का योगदान होता है। आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि विकास का फिर सिद्धांत बताता है कि गामक कौशल, गामक मैंने आपको बताया था जो कौशल होता है गामक कौशल,
मोटर स्किल जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है ग्रॉस मोटर स्किल और एक होता है फाइन मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल का मतलब जब हम बड़े कामों को करते हैं, पूरे शरीर का प्रयोग करते हैं, और फाइन मोटर स्किल का मतलब होता है जब हम छोटे कामों को करते हैं। तो कह रहा है गामक कौशल का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों तक, सिरों मतलब परिधि तक, मतलब कोई बच्चा है, मान लीजिए कि ये कोई बच्चा है, इसका विकास यहाँ से चालू होकर ऐसे हाथों की उंगलियों तक जाता है, ऐसे पैर की उंगलियों तक जाता है। कहने का मतलब ये कह रहा है कि केंद्र से परिधि की ओर जाता है, परिधि मतलब बाहर की ओर जाता है। ऐसे सिद्धांत को मैंने आपको बताया था, क्या कहते हैं, हम इसे अधोगामी सिद्धांत, हम इसे अधोगामी सिद्धांत या समीपस्थ सिद्धांत कहते हैं। अधोगामी सिद्धांत या हम इसको क्या बोलते हैं, समीपस्थ सिद्धांत कहते हैं। देखिए यहाँ पे कौन सा लगा है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अब देखिए तीसरे प्रश्न की ओर, विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। मतलब किसमें ये प्रतीकात्मक खेल या इमेजिनेशन खेल खेलते हैं। ठीक, इन विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डू चाइल्ड एक्टिविटी इंगेज इन मेक बिलीव इन प्ले, है ना। खेल की अवस्था किसे कहते हैं, आपको पता है कि खेल की अवस्था हम किसे कहते हैं, खेल की अवस्था हम बाल्यावस्था को कहते हैं। यहाँ टिक लगा सकते हैं, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, कल्पनाशीलता वाले सक्रिय कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, मतलब किसी की एक्टिंग करना, किसी का कॉपी करना, इस टाइप से। तो इसमें हम इसे टॉय एज भी कहते हैं। देखो प्ले एज किसे कहते हैं, इसे, लेकिन जो टॉय एज है हम किसे कहते हैं, इसे। इस ऑप्शन के लिए बी वाला ऑप्शन सही होगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था जो हमारी 2 से लेकर 6 वर्ष तक होती है, इसमें बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल खेलते हैं, है ना। कोई नहीं है फिर भी खेल रहे हैं, किसी को चंदा मामा को बुला रहे हैं, या आपस में ही खेलते रहते हैं, कुछ मान लेते हैं कि ये है, ये है, इस टाइप से। ठीक है, ठीक, घोड़े के साथ खेलते हैं, अपने डॉगी के साथ खेलते हैं, टेडी बियर के साथ खेलते हैं, इस टाइप से। ठीक है, तो इसमें हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं चौथे प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों के सामाजिकरण की द्वितीयक संस्थाएं हैं। आपको मैंने बताया था कि सामाजिकरण की 2 ही संस्थाएं होती हैं, एक प्राथमिक जिसमें परिवार आता है, और दूसरा द्वितीयक, परिवार को छोड़कर जितनी भी संस्थाएं हैं वो द्वितीयक के रूप में हैं। जैसे मीडिया, धार्मिक संस्थाएं, विद्यालय, ये तीनों ऑप्शन कहाँ पे हैं, सी वाले पे हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा हमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, परिवार को छोड़कर सभी द्वितीयक इकाई के रूप में हैं। देखिए जो प्रश्न है हमारा वो ये है कि रूही 3 पेंसिल, है ना। क्या प्रश्न है कि रूही 3 पेंसिलें दिखाई जाती हैं रूही को। वह देखती है कि पेंसिल जो ए है, पहली पेंसिल, पेंसिल ख से बड़ी है। मतलब जो ए पेंसिल है, चाहे क कह लो चाहे ए कह लो, ए पेंसिल ख से बड़ी है। ये ए पेंसिल हो गई। यहाँ पे क्या है, ख, देखो थोड़ा सा बड़ी है ना, ठीक है। और पेंसिल ख पेंसिल ग से बड़ी है। मतलब जो पेंसिल ग है वो, मतलब जो ख है वो ग से बड़ी है। मतलब ये ए पेंसिल हो गई, ये बी, ये सी। ठीक, जब रूही यह निष्कर्ष निकालती है कि क ग से बड़ी है, मतलब जो क वाली पेंसिल है ये किससे बड़ी है, इससे बड़ी है। ठीक, तो जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है। आपको पता है कि ये जो हम गुण वर्गीकरण का हमारे अंदर आता है, जो वर्गीकरण का गुण हमारे अंदर आता है, ये आता है मूर्त संक्रियात्मक में। किस में आता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मूर्त संक्रियात्मक में आता है। ठीक है, अब मूर्त संक्रियात्मक में आएगा तो इसे हम वर्गीकरण के अंतर्गत रखेंगे। तो कहीं क्रमबद्धता है नहीं, किसी चीज़ को गुणों के आधार पर क्रम में तो लगा नहीं रहा है।
संरक्षण मतलब किसी वस्तु के भार को तो समझ नहीं रहा है, तो ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी। अब इसमें आप कौन सा टिक लगाएंगे? सी वाला, ट्रांजिटिव थॉट मतलब जो सकर्मक अनुमान है उसका वो लगाई जा रही है। अगर अवस्था पूछेगा तो मूर्त अवस्था में है, उम्र होती है 7 से 11, तो इसे हम सकर्मक अनुमान कहते हैं कि ये वाली देख के बता रही है कि ये वाली बड़ी है इसकी अपेक्षा। ठीक है, तो इसमें कौन सा टिक लगा दोगे? सी वाला लगाओगे। ये दोनों गुण अलग हैं, इससे इनका कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये भी गुण इसी अवस्था के हैं, मूर्त संक्रियात्मक के ही हैं ये दोनों, लेकिन आप इस प्रश्न से रिलेट नहीं करेंगे। आइए 5वें प्रश्न की ओर। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण तीसरा चरण है। मूर्त संक्रियात्मक चरण जो है वो तीसरा है। जो पहला है वो कौन सा है? संवेदी गामक। दूसरा जो है वो कौन सा है? पूर्व संक्रियात्मक। जो दूसरा है वो कौन सा है? पूर्व संक्रियात्मक। जो तीसरा है वो कौन सा है? मूर्त संक्रियात्मक, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। मूर्त संक्रियात्मक, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। और जो चौथा है वो है अमूर्त संक्रियात्मक, या इसी को हम औपचारिक संक्रियात्मक भी कहते हैं। क्लियर है? तो आप देखिए इसकी जो उम्र है वो है जन्म से 2 वर्ष तक। जन्म से 2 वर्ष तक इसकी जो उम्र है वो है 2 से लेके 7 वर्ष तक। ये है 7 से 11 वर्ष तक। ये है 11 से 15 वर्ष तक। अब इसमें प्रश्न पूछा है कि मूर्त संक्रियात्मक के गुण कौन कौन से होते हैं। तो ये जो मूर्त संक्रियात्मक है इसका गुण होता है, कुछ गुण मैं लिख रहा हूँ, वर्गीकरण। इसका गुण होता है संरक्षण। इसका जो गुण होता है वर्गीकरण हो गया, संरक्षण हो गया, क्रमबद्धता इसका गुण। नेक्स्ट क्या होता है? क्रमबद्धता। ठीक है, अब नेक्स्ट गुण इसका क्या है? वो है पलटावी गुण। ठीक है, पलटावी गुण। पलटावी गुण का मतलब ये रिवर्सिबिलिटी इसमें पाई जाती है। इस पलटावी गुण को यहाँ पे प्रतिवर्तन कहा है, लेकिन इंग्लिश में सेम होगा। इंग्लिश में इसे रिवर्सिबिलिटी ही बोलते हैं। बाकी जो हैं वो सब अलग अलग अवस्थाओं के गुण हैं, लेकिन ये परिकल्पनात्मक जो है वो सेकंड वाले का है, अमूर्त चौथे वाले का है ना, प्रतिज्ञाप्ति चिंतन। ठीक है, इसमें आपको क्या लगाना है? ए वाला लगाना है। रिवर्सिबिलिटी जो है वो पलटावी गुण ही कहलाता है, चाहे प्रतिवर्तन कह लीजिए चाहे रिवर्सिबिलिटी कह लीजिए। रिवर्सिबिलिटी का मतलब ये होता है 8 × 3। अगर बच्चा बता लेगा तो 3 × 8 भी बता लेगा, मतलब संख्याओं को इधर उधर करने पे उसका दिमाग भ्रमित नहीं होता है, वो समझ रहा है कि कुछ हो नहीं रहा है, बस स्थान बदल रहे हैं। ठीक है, आइए 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है? आपको पता होना चाहिए कि जो लॉरेंस कोहलबर्ग थे, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की, बच्चे अच्छाई कैसे सीखते हैं, इसके लिए 3 अवस्थाएं बताई। जो सबसे पहली है उसे कहते हैं पूर्व रूढ़िगत। ठीक है, पूर्व रूढ़िगत या इसे प्राक रूढ़िगत भी कहते हैं। चाहे प्राक रूढ़िगत कह लीजिए या पूर्व रूढ़िगत कह लीजिए। आप रूढ़िगत की जगह पे परंपरागत भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? परंपरागत। तो प्राक परंपरागत या पूर्व परंपरागत, ये तो पहली स्टेज हो गई। दूसरी स्टेज जो होती है उसे रूढ़िगत, या हमने बताया अभी आप परंपरागत भी लिख सकते हैं। जो तीसरी अवस्था होती है उसे हम उत्तर रूढ़िगत या उत्तर परंपरागत कहते हैं। इसकी जो उम्र है वो है 4 से लेके 10 वर्ष तक। ये जो है ये है 10 से 13 वर्ष तक, है ना, 10 से 13। ये कितना है? 13+। ओके, अब आप समझिए कि आप खुद ही बताइए कि पारंपरिक चरण है कन्वेंशनल स्टेज, बिल्कुल है, दूसरा नंबर। उत्तर पारंपरिक है, बिल्कुल है।
पूर्व पारंपरिक है, बिल्कुल है। कौन सा नहीं है, यही प्रश्न पूछा था ना, तो दूसरा नहीं है, बी वाला ऑप्शन हमारा नहीं है। ठीक है, आइए 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न क्या कहता है? एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लेव वाइगोस्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती हैं। मतलब एक शिक्षिका हैं, एक टीचर हैं, जो लेव वाइगोस्की के हिसाब से पढ़ाना चाहती हैं। उनको लेव वाइगोस्की का सिद्धांत बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, उनको किसका सिद्धांत बहुत अच्छा लगता है? लेव वाइगोस्की का। उस सिद्धांत का नाम क्या है? उस सिद्धांत का नाम है सामाजिक संरचनावादी, या इसे हम सोशियो कल्चरल थ्योरी भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? सोशियो कल्चरल थ्योरी भी कहते हैं। इनका कहना है कि बच्चा समाज में रहकर भाषा का प्रयोग करके और संस्कृति से प्रभावित होकर के अपने बुद्धि का निर्माण करता है। इट मीन्स समाज में रहता है तो एक दूसरे का सहयोग प्राप्त करता है ना, भाईचारे के माध्यम से उसमें चीज़ें विकसित होती हैं। ठीक है, तो उसे निम्न में से, मतलब शिक्षिका को निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए? किसके प्रयोग से बचना चाहिए? आइए देखते हैं। सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षण अधिगम की अभिकल्पना करना। ठीक है, सामाजिक संदर्भों पर स्थित शिक्षण की क्या करना? अभिकल्पना करना। ठीक है सर, ए वाला हो गया। बी वाला क्या है हमारा? कि विद्यार्थियों के अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करना। ठीक है, फिर क्या है? अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल, ये आपको नहीं करना है। देखो, मानकीकृत ऐसा शब्द है जहाँ पे सभी बच्चों के लिए हम एक पैमाने का प्रयोग करते हैं, और आपको पता है कि क्लास में बैठे बच्चों में क्या पाई जाती है? व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। मतलब प्रत्येक बच्चा अलग अलग होता है। अब जब प्रत्येक बच्चे की ज़रूरत अलग है, प्रत्येक बच्चे की रुचि अलग है, उसकी योग्यता अलग है, उसकी क्षमता अलग है, तो हम कैसे सबको एक ही मानक पर रख सकते हैं? नहीं रख सकते। इसलिए इसमें से किसको करने से बचना चाहिए? तीसरे वाले ऑप्शन से बचना चाहिए। आवश्यकता अनुसार पाठ का प्रयोग। पाठ का मतलब इसके फोल्डिंग का मतलब किसी कार्य के दौरान उनको दी जाने वाली मदद जो होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? इसके फोल्डिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा गलत हो जाएगा? मानकीकृत। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो मानकीकृत शब्द है वो नेगेटिव है। कहीं भी अगर मानकीकृत शब्द लगा हुआ है तो वो ऑप्शन सही नहीं हो सकता। लेकिन सेंटेंस पढ़ लेना, मानकीकृत को फॉलो कर रहा हो। ठीक है, कि पता लगा मैं बता रहा हूँ कि गलत होता है, उसमें दिया मानकीकृत नहीं होना चाहिए, तब तो वो ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, तो मानकीकृत अगर पॉजिटिव सेंटेंस लिखा है, सकारात्मक सेंटेंस लिखा है, तो गलत हो जाएगा। जैसे देखो, अधिगम के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का आकलन, मतलब परीक्षाओं का इस्तेमाल कर रहा है ना। अगर ये कहता इस्तेमाल नहीं करना चाहिए तो ये ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन ये कह रहा है इस्तेमाल करना चाहिए, इसलिए ये गलत हो जाता है। अब हम बात करते हैं 9वें प्रश्न की। लेव वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक संरचनावादी, अभी पढ़े हैं हम लोग, अपने सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत में निम्न में से किसे विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताएं। मतलब विद्यार्थियों का अधिगम सुसाध्य मतलब बढ़ावा देना हो अगर, तो निम्नलिखित में से किसको फॉलो करना है? सबसे पहला है जो हमारा सहकर्मी सहयोगिता, मतलब जो हमारे साथ पढ़ने वाले पीयर ग्रुप होते हैं, उनका कोलैबोरेशन, एक दूसरे के साथ काम करना। फिर क्या है? सांस्कृतिक उपकरणों का अहस्तक्षेप नहीं, हस्तक्षेप पे बल दिया है कि सांस्कृतिक चीज़ें हमारे जीवन में होनी चाहिए। रटकर याद करना, बिल्कुल ऐसा नहीं है। गैर संदर्भित पाठ्यक्रम, मतलब जिसका कोई मतलब ना हो उसे भी पढ़ाया जाए, तो ऐसा नहीं है। इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए वाला, सहकर्मी सहयोगिता। मतलब जब हम एक दूसरे के साथ पढ़ रहे हों तो एक दूसरे के लिए मदद करने के लिए भी तैयार रहें। किस प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक
किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए? मतलब कोई प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, उसके लिए शिक्षिका का क्या विश्वास होना चाहिए? कक्षा हमेशा कठोर नियंत्रण में रहे, ऐसा नहीं है, और सिर्फ अध्यापक निर्देशित करें, नहीं। अधिगम केवल कक्षा में ही होता है, ऐसा भी नहीं है, बाहर भी होता है, वातावरण में भी होता है। कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं कि बच्चे क्लास में आकर ही सब कुछ सीखते हैं, उनके पास उसके पहले भी 2-4 साल 5 साल का अनुभव होता है। जब वो क्लास में आते हैं तो उन अनुभवों को, उन आदतों को जो वातावरण में सीखे होते हैं, उसे लेकर आते हैं क्लास में। तभी तो आप सिखाते हो ना, नहीं बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, आप इस तरीके से बिहेव करिए। तो वो ले करके आए हैं साथ में। कुछ बच्चे अच्छा लेके आते हैं, कुछ बच्चे खराब लेके आते हैं। तो विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव, मतलब अच्छे अनुभव लेकर के आते हैं, ये बात सही है। विद्यार्थी केवल ड्रिल और अभ्यास के माध्यम से केवल जैसे प्रश्नों को कट कर दीजिए तो ही ज़्यादा अच्छा है। सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। फिर देखिए 11वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है? किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि की एकल इकाई है? अब आपको पता है आपके टॉपिक में हार्वर्ड गार्डनर हैं। कौन है? हार्वर्ड गार्डनर, ठीक है। जब गार्डनर हैं आपके टॉपिक में तो प्रश्न कहाँ से पूछा जाएगा? और बुद्धि से पूछा गया है, बुद्धि पे काम गार्डनर ने ही किया, तो सीधे सीधे आप हार्वर्ड गार्डनर पे टिक लगा दीजिए। इन्होंने कहा कि बुद्धि कोई एक इकाई के रूप में नहीं है, बल्कि बुद्धि के 8 प्रकार होते हैं। विश्व में जितने भी लोग हैं उनके पास 8 प्रकार में से ही बुद्धियाँ हैं। जैसे इस सिद्धांत का नाम क्या रखा, इसीलिए इस सिद्धांत का नाम क्या रखा गया? बहुबुद्धि सिद्धांत। क्या नाम रखा गया? बहुबुद्धि सिद्धांत बाई हार्वर्ड गार्डनर। तो इसमें कौन सा टिक लगा देना है? हार्वर्ड गार्डनर, ठीक। आइए बात करते हैं 12वें प्रश्न की। 12वां प्रश्न क्या कहता है? खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी, मुझे यह खिलौने पसंद नहीं हैं। मुझे यह खिलौने पसंद नहीं हैं क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते हैं। देखो यह किसका उदाहरण है? अब रोहन रूढ़िवादी हो गया है। उसने किसी विशेष वस्तु को, किसी विशेष घटना को, किसी विशेष लिंग से जोड़ दिया। और मैंने आपको बताया था कि जब किसी विशेष वस्तु को, विशेष काम को, विशेष घटना को किसी विशेष लिंग से जोड़ दिया जाएगा कि गुड़िया केवल लड़कियों के लिए है, गाना केवल लड़कियों के लिए है, डांस करना केवल लड़कियों के लिए है, तो ऐसी सोच को हम क्या कहते हैं? इसे हम रूढ़िवादी कहते हैं। जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर रूढ़िवादिता कहते हैं, ठीक है। बिना किसी संकोच के सी वाले ऑप्शन पे टिक लगाइए। 13 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? आइए उसको देखते हैं। एक शिक्षिका अपने छात्रों को 1 महीने की अवधि में एक निबंध के लिए कई प्रारूपों को तैयार करने में मदद करती हैं। मतलब निबंध किसी टॉपिक पे है और शिक्षिका उसको कई तरीके से लिखवा रही हैं कि सब लोग अलग अलग लिखो, और उनका सहयोग करती हैं, सपोर्ट भी कर रही हैं। यदि वह प्रत्येक विद्यार्थी के सभी प्रारूपों के साथ साथ उस काम को करने की प्रक्रिया पर विचार करती हैं, तो वह किस प्रकार के आकलन का उपयोग कर रही हैं? देखो उन्होंने प्रक्रिया पे बल दिया है, ना कि कितने प्रकार का हो रहा है, कितने प्रकार से निबंध लिखे जा रहे हैं उस पे नहीं, बल्कि प्रोसेस पे बल दिया जा रहा है। और आपको पता है जब प्रोसेस पे बल दिया जाता है तो ये कक्षा के दौरान ही दिया जाता है। जब कक्षा चल रही हो उसी दौरान दिया जाता है। अब कक्षा के दौरान जब कोई विशेष ध्यान दिया जाता है तो उसे हम फॉर्मेटिव कहते हैं, रचनात्मक कहते हैं। अगर पूरा साल ख़त्म हो चुका हो, आप 1 ईयर की पढ़ाई पूरी कर चुके हो, तब हम आपका मूल्यांकन कर रहे हों, तो उसे हम सबमेटिव या योगात्मक कहते हैं। मानकीकृत, मानक संदर्भित नहीं होगा। इसमें से सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने आकलन के किस पे बल दिया है? प्रक्रिया पर विचार करती हैं। प्रक्रिया मतलब प्रोसेस, और जब हम प्रोसेस की बात करते हैं तो हम क्लास में ही आ जाते हैं, पढ़ाई के दौरान ही, ठीक है। आइए
ठीक, अब बात करते हैं 14वें प्रश्न की। 14वां प्रश्न क्या कहता है? एक बहुभाषी कक्षा में शिक्षक को, एक मतलब ऐसी कक्षा है जहाँ कई भाषा के बच्चे बैठे हुए हैं बोलने वाले। अब शिक्षक को क्या करना चाहिए? वार्तालाप के लिए मातृभाषा के उपयोग को निरुत्साहित करना चाहिए, नहीं, उत्साहित प्रोत्साहित करना चाहिए। निरुत्साहित नहीं है, नेगेटिव शब्द है, ठीक है, डिस्करेज नहीं करना है। फिर क्या है? ज़्यादातर विद्यार्थियों द्वारा बोली जा रही प्रमुख भाषा को ही स्वीकार करना चाहिए। मतलब जितना, जैसे 100 बच्चे हैं, 80 बच्चे जिस भाषा को बोल रहे हैं उसी को स्वीकार कर लीजिए, 20 जो बोल रहे हैं उसको ना स्वीकार करिए, तो ये भी गलत है। प्रत्येक बच्चे की भाषा का सम्मान करना है। आइए अब तीसरा देखते हैं, भाषाओं की विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए। मतलब बच्चों को बताना चाहिए कि भाषाएं कितने प्रकार की होती हैं, कहाँ कहाँ बोली जाती हैं, और विद्यार्थियों को पसंद अनुसार भाषा के इस्तेमाल की अनुमति देनी चाहिए। आपको पता है इस समय चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन चल रही है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है ना, CCE, इसको आप कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव है ना कह सकते हैं। अब CCE को आप गलत तरीके से ना पढ़िएगा, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। ये फुल फॉर्म नहीं होता है, ठीक है, ये फुल फॉर्म नहीं होता है, इसका फुल फॉर्म होता है कॉन्टीन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन, ठीक है, इवैल्यूएशन जो भी, ठीक है। तो कॉन्टीन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन जो होता है उसे हम CCE कहते हैं। अब आइए, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, सी वाले ऑप्शन पे हमको टिक लगा देना है, ठीक। एक लक्ष्यांक भाषा जैसे कि अंग्रेजी को छोड़कर अन्य भाषाओं की उपयोग की अपेक्षा करनी चाहिए, उपेक्षा नहीं। अंग्रेजी को बढ़ावा देके बाकी सबकी बेइज्जती कर दो, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है, ठीक। 14 प्रश्न हो गया। अब हम बात करते हैं 15वें प्रश्न की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को क्या कहा गया है? निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, नहीं, निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित नहीं होना चाहिए, केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए। तो ये प्रश्न गलत है, ठीक है, हमें वातावरण से भी जोड़कर उन्हें रखना है। समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, ठीक है, ये ऑप्शन सही है कि बच्चों को समस्या समाधान सिखाना चाहिए। अधिगमकर्ताओं में मतलब स्टूडेंट्स में समालोचनात्मक चिंतन विकास करना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चे स्वयं से किसी समस्या का समाधान सोचें, अनेक समाधान सोचें, इस तरीके से विचार करके, तो ये भी सही है, ठीक है। फिर क्या है? अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए, बिल्कुल, है ना, ये अन्वेषण और खोज पर आधारित होना चाहिए, इंक्वायरी और डिस्कवरी पर आधारित होना चाहिए। तो ए वाला कट करके बाकी सब सही है, तो ये ऑप्शन आपका पहला वाला ही है जो सही है। तो आपने देखा कि 3 जनवरी के पार्ट 1 को हम लोगों ने कर लिया है। अब हम आपसे मिलते हैं 3 जनवरी के पार्ट 2 को लेकर के। आपका बहुत समय नहीं खराब करते हैं, आप रिवीजन कर रहे होंगे, चैप्टर्स पढ़े होंगे, पेडागॉजी भी आप लगभग पढ़े होंगे, एक आपको ओवरव्यू दिया जाता है और जो मेन बात होती है जिस क्वेश्चन में समझाने के लायक उसे समझा भी दिया जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे इस पेपर के पार्ट 2 को लेकर के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।